वालेकुम अस्सलाम। सना बेटे, बाकी लोगों को भी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है बेटे, मैंने मैसेज किया है ग्रुप में। पोर्टल में मेरे पास आपकी टाइमिंग्स शो हो रही हैं 12:30 से 1:30 बजे तक, और फिर अगली क्लास शो हो रही है 2:30 से 3:30 बजे तक। बल्कि जबकि बेटे मेरी क्लास की टाइमिंग्स जो हैं वो आपके साथ एक लेक्चर 1 से 2 है और दूसरा 3 से 4 है। तो अगर ये क्लास साइन आउट हो जाती है और मैं दोबारा 2:30 बजे ऑनलाइन होती हूँ, तो यू प्लीज कम्युनिकेट दिस टू द रेस्ट ऑफ द क्लास कि मैडम ऐसे कह रही थी, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया है। जिस तरह शॉर्टली मुझे पता लगता है इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो मैं लेक्चर भी स्टार्ट करूंगी। बेटे मेरी आवाज आ रही है, समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? अगर आ रही है तो मुझे यहाँ रिप्लाई करो। सना बेटे मेरी बात समझ आई है आपको? वेबिनार की टाइमिंग्स के हिसाब से ये क्लास खत्म होने वाली है।
आपने अपना शर्मा खा लिया था? निकाल के खाओ, अभी खा लो, गरम कर पॉट में पड़ा होगा, इसके लंच बॉक्स टाइप चीज में पड़ा होगा। कपड़े नहीं गंदे करो ऐसे झुक के। हाँ यही है, गरम कर दो। I know why we do not put letters in the oven. Because the oven is hot and metal is a color.
वालेकुम अस्सलाम बेटे, वालेकुम अस्सलाम। बाकी लोगों से भी कहिए ऑनलाइन होने के लिए। अपनी बुक्स निकाल लें बेटे। I'm gonna start within 5 minutes, bete. Just give me 5 minutes.
वालेकुम अस्सलाम। जी बेटे गुड आफ्टरनून, लेट्स स्टार्ट। हम लोग चैप्टर, मेरी आवाज आ रही है लाउड एंड क्लियर आप लोगों को? होपफुली मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है। मैंने आप लोगों को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स पढ़ने के लिए कहा था कंजेस्टिव हार्ट फेलियर स्टार्ट करने से पहले। क्या आप लोगों ने उसको रीड कर लिया है? उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर उसमें बेटे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लेट्स स्टार्ट विथ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सीएचएफ से स्टार्ट करते हैं बेटे। शैल आई कंटिन्यू? शुरू करूं? ओके ग्रेट। बेटे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया था। जब हार्ट जो होता है वो अनएबल होता है कि सफिशिएंट जो है वो ब्लड को पंप कर सके, क्योंकि इस ब्लड ने बॉडी की ऑक्सीजन की नीड्स को मीट करना होता है। ठीक है, जब ये फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाता है तो कार्डियक फेलियर जो है वो हो सकता है, क्योंकि मसल जो है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। और कार्डियक फेलियर ऐसे होगा कि बेटे जब किसी पर उसकी आप सख्त से ज्यादा काम दोगे या वजन डालोगे तो वो बंदा या बंदी वो काम नहीं कर पाएंगे। सेम गोज विद द हार्ट। हार्ट की एक कैपेसिटी है, जब इस वक्त कार्डियक मसल जो है वो अपनी कैपेसिटी लूज कर जाएगा कि वो उतना काम कर सके, तो बॉडी की तरफ से हार्ट पे ज्यादा प्रेशर आएगा। ऑक्सीजन डिमांड मीट करने के लिए हार्ट ओवर या एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश करेगा और एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो है वो हार्ट फेलियर होता है। ठीक है, बेसिक प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो हम कहते हैं कि डिक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी है हार्ट की, कार्डियक आउटपुट कम हो गया है जिसकी वजह से वीकनेस हो गई है, बॉडी ऑर्गन परफ्यूजन कम हो गई है। किसकी परफ्यूजन? ब्लड की परफ्यूजन। और उसी ब्लड ने ऑक्सीजन भी लेके जाना है लंग्स में, या हमारे पास सिस्टेमिक वेसल्स के अंदर जो है वो ब्लड की पूलिंग होना शुरू हो गई है, क्योंकि हार्ट जो है वो फेल हो रहा है। इतना ब्लड जो है वो उस तक जा ही नहीं रहा। बैकवर्ड फेलियर और फॉरवर्ड फेलियर। फॉरवर्ड फेलियर का मतलब है हार्ट पंप नहीं कर पा रहा आगे ब्लड ऑर्गन्स को, और बैकवर्ड फेलियर का मतलब है ऑर्गन से जो ब्लड हार्ट को जाना है कि वो बाकी सप्लाई हो बॉडी के अंदर, वो भी नहीं जा रहा। बिल्कुल वैसे जैसे प्री लोड और आफ्टर लोड में मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है, इसको कंपनसेट करने के लिए हार्ट तेज तेज बीट करना शुरू करता है जिसे कि हम टैकीकार्डिया कहते हैं। एंड दीज आर ऑल द रीजंस ऑफ हार्ट फेलियर। अब इसकी थेराप्यूटिक स्ट्रेटजीज क्या है? थेराप्यूटिक स्ट्रेटजीज जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में है, यानी हमें ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए। एक तो तुम्हें इससे ही पता लग गया होगा बैकवर्ड फेलियर और फॉरवर्ड फेलियर से, कि अगर हम प्री लोड और आफ्टर लोड को कम कर दें तो क्या होगा। जब प्री लोड, जब कम कम ब्लड जाएगा तो हार्ट को कम पंप करना पड़ेगा, तो कम पीछे से ब्लड आए, यानी आफ्टर प्री लोड जो है वो कम हो तो फिर आफ्टर लोड भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट को कम एक्टिविटी करनी पड़ेगी और कार्डियक फेलियर के चांसेस नहीं होंगे। या हम जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना, हम कोई ऐसी ड्रग दें जिससे कि पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट हो। आयोनोट्रोपिक इफेक्ट याद है ना, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मायोकार्डियम में कितनी ताकत है कॉन्ट्रैक्टिलिटी की। ऐसी कोई ड्रग दें कि वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाए, और इस केस के अंदर हम डाइजॉक्सिन देते हैं। डाइजॉक्सिन का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ट्रीटमेंट में हमारे पास इसमें डायूरेटिक्स आ जाती हैं, डायलेटर्स आ जाते हैं और डिजिटैलिस आ जाते हैं। डायूरेटिक्स में नहीं पढ़ाऊंगी, डायूरेटिक्स तुमने मेरे साथ पहले पढ़े हैं, और वेजो डायलेटर्स भी तुमने मेरे साथ पहले पढ़े हैं। तो हम आयोनोट्रोपिक एजेंट की बात करेंगे, डेट इज डिजिटैलिस। और अगर CHF में से आपको कोई क्वेश्चन आया, that will be mainly focused on digitalis। ठीक है, हर क्लास की एक खास ड्रग है और जिसमें कि दूसरी ड्रग्स का माइनर रोल है, यानी कि मेन रोल यहाँ पर डिजिटैलिस का है। वेजोडाइलेटर भी दे सकते हैं कंबाइन करके, डायूरेटिक्स भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो मेन रोल है वो डिजिटैलिस का है। और इसके साइड इफेक्ट्स या इफेक्ट दोनों क्लासेस के वही हैं जो पीछे पड़े हैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगी। इसमें जो भी ड्रग्स आ रही हैं वो आप लोगों ने खुद पढ़नी है, सिवाय जो न्यू ड्रग आ रही है उसको मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। अच्छा जी, डिजिटैलिस के ऊपर आ रहे हैं। डिजिटैलिस एक अल्कलॉइड है। हमारे पास एक प्लांट है, बेलाडोना प्लांट आता है, उससे हमें अल्कलॉइड मिलते हैं। अल्कलॉइड मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। अल्कलॉइड्स की आपको मैंने पहले डेफिनेशन बताई थी कि ऐसे कंपाउंड्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं,
इनके नाम के मतलब इन अल्कलॉइड्स के नाम के एंड में निकोटीन तुमने मेरे साथ पढ़ा था, लोबलिन तुमने मेरे साथ पढ़ा था। ये डिजिटेलिस प्लांट का नाम है, इससे जो अल्कलाइड मिलता है उसका नाम है डाइजॉक्सिन, डाइजॉक्सिनिन, तो एंड में IN आके खत्म होता है और नाइट्रोजन रिंग होता है इनके स्ट्रक्चर में। ये सारी इसकी केमिस्ट्री वगैरह है, तुमने ये नहीं करनी है, ये मैं जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि ऐसे प्लांट्स जिनमें से हमें अल्कलॉइड्स मिलते हैं जो कि मेडिसिनल पर्पसेस या मेडिसिनल रीजंस के लिए हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं बेटे। डिजिटेलिस काम कैसे करता है? अगर तुम मोड ऑफ एक्शन देखो तो यहाँ पे अलहदा से एक हेडिंग दी हुई है, पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट, फिर अलहदा से हेडिंग दी हुई है नेगेटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट। तुम्हें ये सारा याद करने की जरूरत नहीं है, जो एंड में लिखा हुआ है ना, नेट रिजल्ट ऑफ डिजिटेलिस एक्शन इन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, आपने इसके ऊपर हेडिंग देनी है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, और पेपर में इसी को लिखना है। बेटे मैं बार बार कह रही हूँ, आपने सारा नहीं याद करना, आपने पेपर में इसी के ऊपर हेडिंग देनी है डिजिटेलिस के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, और इसी को पेपर में लिखना है कि डिजिटेलिस पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट कैसे करता है, यानी कि मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैसे करवाता है ज्यादा। जो ऊपर सारा लिखा हुआ है ना, वो ना आप लोगों को बेटे याद रहना है, उसमें एरर्स के चांसेस ज्यादा हैं और वो ज्यादा डिटेल में है। आपसे जितना पूछा जाएगा 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए वो ज्यादा है। ठीक है, अच्छा जी। द पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट। आपको पहले ही पता हो जाना चाहिए कि आयोनोट्रोपिक का मतलब है उसने मायोकार्डियम के ऊपर जाके इफेक्ट करना है और मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देना है, यानी मायोकार्डियम जो पहले वीक हुआ हुआ था वो डिजिटेलिस खाने से ताकतवर हो जाएगा और उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी। अब जब मायोकार्डियम आयोनोट्रोपिक इफेक्ट होगा तो कार्डियक आउटपुट जो है, ठीक है, द इंक्रीज कार्डियक आउटपुट डिक्रीजेस वीनस प्रेशर दैट डिक्रीजेस वर्कलोड ऑन द हार्ट। जो कार्डियक आउटपुट बढ़ गया है, ठीक है, वो वीनस प्रेशर को कम करेगा। ठीक है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज जब हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट यानी कि क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, तो वो वीनस प्रेशर को कम करेगा और वर्कलोड को कम करेगा ऑन द हार्ट। यानी कि वीनस प्रेशर का मतलब ये है कि वेन्स जो ब्लड लेके जा रही हैं हार्ट के पास, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। जब प्रीलोड कम हो जाएगा तो इसकी वजह से हार्ट के ऊपर वर्कलोड कम हो जाएगा। डिजिटेलिस वो कहता है एक डायूरेटिक के तौर पर भी काम करता है और यूरिन का आउटपुट बढ़ाता है। बेटे जितना ज्यादा बॉडी से वाटर जाएगा उतना ज्यादा प्री लोड और आफ्टर लोड दोनों कम हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड का एक खास हिस्सा प्लाज्मा से बना है जो वाटर है। जब ये दोनों चीजें कम होंगी, यूरिनरी आउटपुट बढ़ेगा, तो इसका मतलब है ब्लड का वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो कम वॉल्यूम पहुंचेगा हार्ट तक और हार्ट को कम इफेक्ट करना पड़ेगा। और ये इफेक्ट एक और तरीके के लिए बहुत अच्छा है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। मोस्टली जो नेफ्रोटिक होती है या लंग्स की वजह से होती है, उसमें जो एडीमा हो जाता है, ठीक है, एक्सेसिव जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है, वो भी डिजिटेलिस उससे रिलीव करवाता है, क्योंकि ये डायूरेटिक के तौर पर काम करता है। इन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हार्ट रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। डिजिटेलिस इस हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। ठीक है, आयोनोट्रोपिक इफेक्ट को डिजिटेलिस क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, और हार्ट रेट को डिक्रीज कर रहा है। इस तरह डिजिटेलिस 3 तरीकों से कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के सारे साइंस एंड सिम्टम्स को रिवर्स कर देता है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब आप लोग स्टार्टिंग वाला और डिजिटेलिस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और बीच में जो मैंने डायूरेटिक्स वगैरह करवाए हैं उसको एक साथ रीड करो, फिर मैं आगे चलूंगी और इस चैप्टर को मेरी पूरी कोशिश है कि आज हम खत्म कर दें। ठीक है, CVS मैंने आज वाइंड अप करना है। सो बेटे मैं आपको तकरीबन 7 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, एनफ है। जो मैंने आपको स्किप करवाया ना डायूरेटिक्स, उसको भी एक तरीके से बर्ड्स आई व्यू जल्दी से पढ़ लो, ताकि कोई क्वेश्चन अगर उसको लेके जेन में आ रहा है तो यू कैन आस्क मी हियर। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ बेटे।
जी बेटे, आर यू डन? आगे चलें, कर लिया आपने? सारा रीड आउट हो गया है? आर यू डन बेटे? ओके ग्रेट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आयोनोट्रॉपिक और क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट को लेकर? ठीक है बेटे, आगे स्टार्ट करते हैं। ओके बेटे, लेट्स मूव टू द इंडिकेशंस के डाइजॉक्सिन या डिजिटेलिस के जो हमें अल्कलॉइड मिलते हैं वो हम किस कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में ये फर्स्ट लाइन थेरेपी है, ठीक है, उन पेशेंट्स में जिसमें हार्ट फेलियर एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से हो। बेटे एट्रियल यानी एट्रिया जो है वो फिब्रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज इट इज जैसे फ्लटर एंड फिब्रिलेशन, कांपना जिसे कह लो ना, उस तरह एट्रिया का वैसी मूवमेंट हो रही हो। अदरवाइज इट इज रिजर्व फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्वेयर हार्ट फेलियर। अगर किसी को हार्ट फेलियर एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से होगी तो उसमें ये फर्स्ट लाइन थेरेपी की वजह से होगी। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी होती है, वहां की बात नहीं करें, एट्रिया की बात कर रहे हैं। और दूसरा हम इसको स्वेयर हार्ट फेलियर, जब कोई और ट्रीटमेंट डायूरेटिक एस इनहिबिटर्स को पेशेंट रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो तब हम इसको लेते हैं। एट्रियल फ्लटर एंड फिब्रिलेशन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और पेरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ठीक है, सुप्रावेंट्रिकुलर अबव द वेंट्रिकल्स जो टेकिकार्डिया होता है, पेरोक्सिमल उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन है, उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर वो ये कह रहा है कि डिजिटेलिस जो है ना वो दो टाइप्स के होते हैं, एक है डाइजॉक्सिन, एक है डिजिटॉक्सिन। जैसे मैंने आपको पहले बताया ये दो तरह के अल्कलॉइड्स हैं। उसके बाद अगर आप देखो तो इनका एक टेबल सा बना हुआ है जिसमें डिजिटेलिस और डाइजॉक्सिन को कंपेयर किया हुआ है। ये आपने याद नहीं करना क्योंकि ये फार्माकोकाइनेटिक्स है। वी आर नॉट कंसर्न विद फार्माकोकाइनेटिक्स। दो चीजें जो इस टेबल में से मैं चाहती हूँ आपको पता हो वो ये होनी चाहिए ताकि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आए अगर इनमें से किसी को लेकर तो तुम्हें पता हो कि जो डाइजॉक्सिन है वो मेनली किडनीज के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है और जो डिजिटॉक्सिन है वो लिवर के जरिए। इसलिए अगर किसी को लिवर डिजीज होगी, हेपेटिक डिजीज होगी तो डिजिटॉक्सिन की डोज एडजस्ट होगी क्योंकि डिजिटॉक्सिन उस वक्त बॉडी से प्रॉपरली क्लियर आउट नहीं हो सकेगी तो उसकी डोज हमें कम करनी पड़ेगी। और अगर किसी को रीनल इंपेयरमेंट होगी तो हम डाइजॉक्सिन की डोज को एडजस्ट करेंगे। दूसरा, तुम्हें लिपिड सॉलिबिलिटी पता होनी चाहिए। डाइजॉक्सिन की लिपिड सॉलिबिलिटी मीडियम है, यानी वो सीएनएस इतना मार्क्ड इफेक्ट क्रिएट नहीं करता, लेकिन डिजिटॉक्सिन हाईली जो है उसकी लिपिड सॉलिबिलिटी है तो वो सीएनएस और बैरियर भी बहुत आसानी से, बीबीबी बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर आसानी से क्रॉस करेगा और उसके साइड इफेक्ट ज्यादा मार्क्ड होंगे एज कंपेयर टू डाइजॉक्सिन। इस टेबल के आखिरी दो पॉइंट तुम्हें पता होने चाहिए, बाकी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टॉक्सिसिटी डिजिटेलिस की बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटेलिस जो है वो लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ड्रग है, यानी कि इसकी थेराप्यूटिक विंडो बहुत शॉर्ट है, यानी इसकी इफेक्टिव डोज और इसकी टॉक्सिक डोज के दरमियान कम फासला है, ठीक है। और अगर ड्रग एक्सेस में बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगी तो फायदा पहुंचाने के बजाय नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होने की वजह से हमें प्रॉब्लम्स कॉज करेगी। इसके उसके बाद ये है कि मोस्टली जो कार्डियक फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उसमें जो डिजिटेलिस की लीथल डोज होती है वो 5 to 10 टाइम्स ज्यादा होती है इफेक्टिव डोज के। यानी कि अगर डिजिटेलिस की इफेक्टिव डोज 10 मिलीग्राम है तो कार्डियक पेशेंट को अगर तुमने 15 मिलीग्राम या 20 मिलीग्राम दे दिए तो वो उसके लिए लीथल, मौत का सबब साबित होगी। यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसमें कम है, so we have to be extremely careful over here.
वो कौन से प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं जो इस टॉक्सिसिटी को करवा सकते हैं डिजिटैलिस से? हाइपोक्लीमिया अगर किसी को हो, हाइपर कैल्सीमिया हो, हाइपर ज्यादा और हाइपोमीन कम, हाइपोमैग्नीजीमिया मैग्नीजीमिया यानी मैग्नीशियम लेवल कम हो। उसके अलावा क्यूनिडीन और विरापेमिल जो हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, फर्ज करो मैंने डिजिटैलिस खाई हुई है, उसके बाद तुमने मुझे 2 ड्रग्स और दे दी हैं, एक क्यूनिडीन वो भी आगे मेरे से जाके पढ़ोगे और एक विरापेमिल जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में तुमने मेरे से पढ़ी है। ये दोनों ड्रग्स क्या करेंगी, फॉरेन डिजिटैलिस जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड हुई है डिजिटैलिस को वहां से रिप्लेस कर देंगी। जब ये डिजिटैलिस को प्लाज्मा प्रोटीन वाली साइड से डिस्प्लेस कर देंगी तो अब डिजिटैलिस की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाएगी। डिजिटैलिस की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाएगी तो फिर इसका मतलब है साइड इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, लीथल इफेक्ट बढ़ जाएगा। ये ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर हम कोई ले रहे हैं, ठीक है, स्टेरॉइड्स जो हम अभी आगे तुमने मेरे साथ ये चैप्टर भी पढ़ना है, ऐसी कोई ड्रग्स ले रहे हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म है किसी को, हाइपोक्सिया है, ठीक है, और रीनल फेलियर है या मायोकार्डाइटिस है यानी मायोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन है। उसके बाद ये हमें ये बताता है कि टॉक्सिकेशन इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली प्रेसिपिटेटेड बाय एक्शन ऑफ सीरम पोटेशियम ड्यू टू डायूरेटिक थेरेपी। कहता है जो इसका टॉक्सिक, इससे जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी का, वो जो सबसे कॉमन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है यानी जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है वो है हाइपोकलीमिया, बॉडी में पोटेशियम का कम होना। और ऐसा तब होता है अगर पेशेंट ने पहले कोई डायूरेटिक थेरेपी ली हो या उस वक्त कोई डायूरेटिक थेरेपी ले रहा हो। जब इसकी कंसंट्रेशन जो है वो डाइजॉक्सिन की बॉडी में बढ़ जाएगी जो कि तकरीबन कह लो कि 2 mg पर ml से बढ़ जाएगी तो साइंस शुरू हो जाएंगे सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी के। सिस्टेमिक का मतलब जो ब्लड में अपेयर होंगे तुम्हारे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, साइंस क्या है इसकी टॉक्सिसिटी के। जीआईटी से रिलेटेड भूख का उड़ना, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया। सीएनएस से हेडिक, फटीग, एबनॉर्मल प्रेसिपिटेशन, परसेप्शन ऑफ कलर्स। कार्डियक साइंस में पेरोक्सिमल एट्रियल टैकीकार्डिया, एट्रियल फ्लटर एंड फिब्रिलेशन, प्रीमेच्योर वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस एंड वेंटिकुलर टैकीकार्डिया एंड फिब्रिलेशन एंड एवी हार्ट ब्लॉक। अच्छा बेटे, मुझे यहाँ पे अब खत्म करना पड़ेगा। अगली मेरे टाइम टेबल में मेरा अगला लेक्चर आपके साथ 3 से 4 बजे तक है। जुम्मे को हमने डिवाइड किया हुआ है और ये जो सेंटर का 1 घंटा है ये मैंने पोस्ट आरएन को पढ़ाना है, पोस्ट बेसिक को, सॉरी। अब मैं आपके साथ ये लेके दोबारा रीज्वाइन करूंगी। अभी मैं आपका लेक्चर जो है यहाँ पर खत्म कर रही हूँ। ठीक है, 3 बजे विल मीट अगेन। तब तक इस सारे को अच्छे से पढ़ के रखो। टेक केयर बेटे, अल्लाह हाफिज।